क्लास के अंदर भारत के अंदर नेशनल सिंबल जैसे है, राष्ट्रीय गान क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय पंचांग क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय खेल, इस तरह के जितने भी है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, इस पूरे चीज़ों को हम लोगों को पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें किसी तरह का इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। आप इसको पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय गान। अब देखिए, हम चुप हैं तो आप गान, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय गान पढ़ेंगे। और अगर राष्ट्रीय गान की बात करें, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। अच्छा, इसको सबसे पहली बार, इसको फर्स्ट टाइम में कब गाया गया? भारतीय राष्ट्र, याद रखिएगा 1911 के राष्ट्रीय गान को 1911 के INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, और ये जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। इसको पहली बार कब गाया गया? 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन के अंदर इसको सबसे पहली बार गाया गया। कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, और वहीं पे पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था। अच्छा, इसके लेखक, जन गण मन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर इसके बारे में और हम बात करें, किस पत्रिका में ये छपा था? पत्रिका यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक पत्रिका लिखा गया था, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका। इसी तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर ये छपा था जन गण मन। ध्यान रखिएगा। और इसका जो शीर्षक था, ये जन गण मन का जो शीर्षक, किस शीर्षक से छपा था? तो शीर्षक की अगर हम लोग बात करेंगे तो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता के नाम से। भारत भाग्य विधाता के नाम से शीर्षक था। और किस पत्रिका के अंदर छपा था? तत्वबोधिनी पत्रिका। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रीय गान के साथ साथ, बताइए किस देश के राष्ट्रीय गान को और लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का तो राष्ट्रीय गान को लिखा ही है, और इसके साथ साथ में किस देश के और राष्ट्रगान को लिखा है? तो याद रखिएगा आप लोग, बांग्लादेश। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। जब ये स्वतंत्र हो गया तो यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगलो। राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगलो। अमार सोनार बंगलो। तो इसके लेखक भी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ किस देश के राष्ट्रगान को लिखा है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान का क्या नाम है? अमार सोनार बंगलो। याद रहेगा। भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश के राष्ट्रगान को लिखा है? तो याद रखिएगा, अमार सोनार बंगला के नाम से लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टाका। यहाँ की करेंसी टाका। ये पूरी क्वेश्चन किससे संबंधित था? बांग्लादेश से। अच्छा, चलिए हम लोग जिस पर थे उस पर आइए। जन गण मन की बात करें, इसको गाने में कितना समय लगता है? जन गण मन को गाने में समय लगता है, बताइए। जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड।
जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी तिथि को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने अपनाया। कोई दिक्कत? भारतीय संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, देखिए संविधान सभा की हम लोग अगर बात कर रहे हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई? तो याद रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए अभी हम 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, इस तीनों में से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन छपता है। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कोई दिक्कत? और उसके बाद दूसरी जो बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। और इस संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ध्यान रहेगा। उसके बाद तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया, और यही उद्देशिका बाद में चल के भारत की प्रस्तावना बना। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन उद्देशिका प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यही उद्देशिका बाद में चल के भारत का प्रस्तावना बना। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है? नेक्स्ट है हम लोगों के पास राष्ट्रीय गीत। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसके बारे में देखिए। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगर वंदे मातरम की बात करें तो इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो लिखा गया था मूल रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में। और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। उस समय हुआ क्या था? एक विद्रोह चल रहा था जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। 1874 ईस्वी के आसपास, 1874 ईस्वी के आसपास में एक विद्रोह चल रहा था। 1874 से 1876, 1874 से लेके 76 के बीच में एक विद्रोह चल रहा था जिसका क्या नाम है? सन्यासी विद्रोह। ये बंगाल के अंदर चल रहा था, ध्यान रखिएगा। सन्यासी विद्रोह। और इसी विद्रोह के समय बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक पत्रिका लिखा गया था, पत्रिका। और ये पत्रिका का नाम था आनंद मठ। पत्रिका क्या नाम था? आनंद मठ। और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा गया था, ध्यान रखेंगे।
सन्यासी विद्रोह के दरमियान ही एक पत्रिका लिखा गया था जिसका क्या नाम है, आनंद मठ, और इसी आनंद मठ के अंदर वंदे मातरम को लिखा गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन आज पूछ सकता है कि बताइए कि पत्रिका आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ पत्रिका के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसी आनंद मठ के अंदर वंदे मातरम का लिखा गया था। वंदे मातरम को जो है संविधान सभा के द्वारा, यानी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया। देखिए, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को कब अपनाया गया, तो वंदे मातरम को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। देखिए, इसके पहले जो अभी हम लोग पढ़े कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रीय गान के रूप में, लेकिन राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान भी लागू हुआ, और इसी दिन भारतीय संविधान सभा ने इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। क्लियर है। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया, 26 जनवरी 1950। क्लियर है, दोनों अलग अलग है। राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया, 1896 के INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखेंगे, यानी कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। वहीं पे जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। क्लियर है। राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए आगे इसी में है, गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकंड। किसको, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यानी वंदे मातरम को गाने में कितना समय, 65 सेकंड। वहीं पर राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगा था, 52 सेकंड। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भारतीय संसद की बैठक शुरू होती है, किसकी बैठक, भारतीय संसद की बैठक जैसे शुरू होती है, भारतीय संसद के बैठक के समय सबसे पहले क्या गाया जाता है। भारतीय संसद के बैठक होने से पहले इसकी शुरुआत जो होती है, बैठक के अधिवेशन की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, राष्ट्रीय गान से होता है। भारतीय संसद की अधिवेशन की शुरुआत लिख लीजिए, भारतीय संविधान की अधिवेशन की शुरुआत जो होता है वो जन गण मन से होता है। शुरू जो होता है वो जन गण मन से होता है, और बैठक भारतीय संसद की बैठक समाप्ति जो होती है, समाप्ति के पहले वंदे मातरम को गाया जाता है, वंदे मातरम को गाया जाता है, तभी समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद की बैठक जब शुरू होती है तो शुरुआत के पहले, अधिवेशन की शुरुआत के पहले क्या गाया जाता है, जन गण मन। और उसके बाद जो है बैठक की जब समाप्ति होने लगती है तो पहले क्या गाया जाता है, वंदे मातरम। इसको भी 1 सेकंड के अंदर छापिए आप लोग। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। अगर हम लोग बात करें शक संवत की, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कब हुई है, 78 ईस्वी में। इसी को आप लोग बोल सकते हैं पहली शताब्दी। कब हुई है, पहली शताब्दी। शक संवत की शुरुआत, कश्मीर का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। कश्मीर के अंदर एक वंश चलता था जिसका नाम है कुषाण वंश। कश्मीर के अंदर एक वंश चलता था जिसका क्या नाम है, कुषाण वंश। और इसी कुषाण वंश में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है कनिष्क। कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था जिसका क्या नाम है, कनिष्क। इसी कनिष्क ने भारत के अंदर पहली बार शक संवत की शुरुआत करवाया था। भारत में शक संवत की शुरुआत कब हुई, 78 ईस्वी में। कब हुई थी, 78 ईस्वी में। और शक संवत की शुरुआत किसने कराया था, कनिष्क ने। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का। ये कुषाण वंश किस एरिया में था, तो कश्मीर के अंदर था। और बाद में चल के यही शक संवत को
हाँ, संविधान सभा ने अपनाया राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और इसको कब अपनाया संविधान सभा ने? 22 मार्च 1957 को। क्लियर है? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर जो आधारित है, संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 मार्च 1957। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, शक संवत के आधार पे वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। और अंतिम महीना जो होगा वो फाल्गुन होगा। देखो, तीन चीज अभी तक आप लोगों को पढ़ाएं। पहला क्या पढ़ाएं? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया। और अभी जो हम लोग पढ़े राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को। उसी तरह हर चीज़ को अलग अलग संविधान सभा ने अलग अलग डेट में अपनाया। अगला अब फिर से अगला देख लेते हैं आगे। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। और तिरंगा झंडे की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसका रेशियो जो होता है 3:2। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया है, तिरंगा का जो डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा, पिंगली वेंकैया किसके द्वारा तैयार किया गया है? पिंगली वेंकैया के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है? 3:2। कि चाहे जितना बड़ा हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं, उसका जो रेशियो होगा वो 3:2 में ही होगा। रेशियो जब भी निकाला जाएगा तो वो 3:2 में होगा। क्लियर है? अगर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात करें तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया है। तिरंगा के अंदर 3 रंग, सबसे ऊपर जो होता है उसको केसरिया, सब बीच में जो है वो सफ़ेद और नीचे जो है उसको हरा। केसरिया वीरता के लिए प्रसिद्ध है। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है? वीरता के लिए। सफ़ेद की बात करें तो सफ़ेद सच्चाई और शांति के लिए। सफ़ेद क्या प्रदर्शित करता है? सच्चाई और शांति। हरा किस लिए है? हरियाली के लिए। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अंदर बीच में सफ़ेद रंग है और इस सफ़ेद के बीच में एक चक्र भी है। इस चक्र में कितना तीली है? 24 तीली है। कितना तीली है इसमें? 24 तीली। ये जो चक्र है कहाँ से लिया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र है, इस चक्र में कितने तीली हैं? 24 तीली हैं। और ये जो तीली है ये कहाँ से, चक्र जो है ये चक्र कहाँ से लिया गया? तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर चक्र का लिया गया। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। चक्र में कितने तीली है? 24 तीली। देखिए आगे है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, यानी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अच्छा, 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई के ही दिन भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको संविधान सभा ने किस समिति के सिफारिश पे अपनाया है? हंसा मेहता समिति। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किस समिति के सिफारिश पे अपनाया? हंसा मेहता समिति। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इस तिरंगा को संविधान सभा ने अपनाया किस समिति के सिफारिश पे? हंसा मेहता समिति के सिफारिश पे। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज झुका रहना, यानी कि भारत के अंदर अगर राष्ट्रीय शोक है तो भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है पूरे देश के अंदर क्या रहता है? झुका हुआ रहता है। और ये जो शोक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जब निधन होता है
या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा किया जाता है कि राष्ट्रीय शोक है, उस समय क्या किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है, झुका के रखना पड़ता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निधन, अगर प्रेजेंट टाइम में कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है और उनका निधन हो जाता है तो पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। पूरे देश में क्या घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है और 12 दिनों तक झंडे को क्या किया जाता है, झुका के रखा जाता है। क्लियर है। अगर प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका के रखा जाता है, 12 दिनों तक। और पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो पूरे देश के अंदर कितने दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका के रखता है, 7 दिनों तक। क्लियर है। अगर प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निधन होता है तो 12 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका के रखता है और पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। और वहीं पर बात करें, अगर पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो उनके लिए कितने दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका के रखा जाता है, 7 दिनों तक। क्लियर है। इतना 1 सेकंड के अंदर लिखिए। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पर्व, भारत का राष्ट्रीय पर्व की बात करें, भारत के राष्ट्रीय पर्व कितना है, 3। भारत का राष्ट्रीय पर्व 3 है। पहला याद रखिएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, दूसरा है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और तीसरा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, है ना। महात्मा गांधी का जन्म दिवस, उसको भारत का राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं, 3। कौन कौन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। अब ऐसा आप लोग नहीं कहने लगिएगा भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार है होली है, दिवाली है, हाँ छठ पर्व, ये भारत का राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो 3 है। क्या क्या है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। हाँ, इसके बाद आगे देखते हैं। पे भी बहुत सारा भारत के अंदर राष्ट्रीय है। जैसे राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, ये कब से बनी राष्ट्रीय नदी गंगा, 2008 से। गंगा नदी की लंबाई की बात करें हम लोग, लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत में गंगा नदी की कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में कब बना, 2008 में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। सबसे अधिक बाघ किस राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघ किस राज्य के अंदर है, मध्य प्रदेश के। 527 बाघ है। कितना, 527। और अगर पूरे भारत में बात करें बाघों की संख्या 2967। पूरे भारत में कितने बाघ हैं, 2967। अकेले मध्य प्रदेश में कितना, 527। सबसे अधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। किसी दिन खाए या ना खाए, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं तो उसके बाद जलेबी निश्चित रूप से खाते हैं। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, खिलाड़ी 11 खिलाड़ी, हॉकी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, भारत का सबसे प्रिय खेल, ये तो राष्ट्रीय खेल है, प्रिय खेल की अगर बात करें, प्रचलित खेल, प्रिय खेल क्या है, क्रिकेट। भारत के अंदर हॉकी से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है किस खेल में, क्रिकेट में। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है लेकिन पॉपुलर जो खेल है, प्रचलित ज़्यादा खेल है वो क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी टीम के कप्तान, ऐसे कप्तान थे जिनके कप्तानी में लगातार 3 बार ओलंपिक में पदक जीता। 1928, 1932 और 1936 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में
भारतीय हॉकी टीम ने मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में मेडल जीता, पदक जीता, इसीलिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है किनको? मेजर ध्यानचंद को। और उन्हीं के जन्म दिवस पे भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब? 29 अगस्त। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव के जलीय जीव जो है कब घोषित किया गया है? 2008 में भी कहीं कहीं दिखा हुआ है बुक में, कहीं 9 भी, दोनों याद रखिएगा, 2008 और 2009। किसी बुक में है 8 और किसी बुक में है 9, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। कब से घोषित किया गया? 2008 या 9 से। सबसे अधिक डॉल्फिन किस नदी के अंदर है? किस नदी में? गंगा में। सबसे अधिक डॉल्फिन किस नदी में है? गंगा के अंदर। एक क्वेश्चन और बताइएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, कहाँ पर? पटना के अंदर। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जल जीव कब से घोषित किया गया? 8 या 9, दोनों याद रखिएगा। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय भाषा, मेरे भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। राष्ट्र ऐसा नहीं कर दीजिएगा आप लोग, आंसर कर दीजिएगा हिंदी। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, वो राजभाषा है। हिंदी जो है भारत का राजभाषा। अनुच्छेद 343 के अंदर 343 के अंदर लिखा गया है भारत का जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी, न कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा अगर पूछेगा तो आंसर में नहीं करना है, बिल्कुल क्रॉस कर देना है। हिंदी जो है वो क्या है? राजभाषा। किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 343। अच्छा, राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, कार्य करने वाली जो भाषा है वो है इंग्लिश। क्लियर है? तो ये पूरी कहानी किससे संबंधित था? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था नेशनल सिंबल से। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिए हैं यहाँ पर, देखिए, हिंदी दिवस की बात करें, यहाँ पर हिंदी का चर्चा हुआ इसलिए हिंदी के बारे में बता दिए। हिंदी दिवस की बात करें, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर। सिर्फ हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस 14 सितंबर। और वहीं पर बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। और हिंदी दिवस केवल मनाया जाता है 14 सितंबर को। इससे और कोई परेशानी है तो पूछिए। आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अगली